तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज साहब का ये शेर मैं सोचती हूँ कि हम सभी स्त्रियों के लिए है, सभी लड़कियों के लिए है। और वाकई कांधे पर लहराता आंचल जितना खूबसूरत लगता है और परचम के रूप में जब ये लहराता है तो अजब ही शान से लहराता है, अजब ही शान होती है। और कुछ शब्द तेरे कुछ शब्द मेरे, परस्पर मिले तो ज़िंदगी कविता हो गई। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये पंक्तियाँ मेरी नहीं हैं, ये शब्द हैं। कहते हैं कि शब्द ब्रह्म होता है, शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी कविता रचते हैं, कोई गीत रचते हैं, कोई गज़ल रखते हैं, यानी कि अपनी हम अंतर्मन की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो अभी जो मैंने पंक्तियाँ कही कि कुछ शब्द तेरे कुछ शब्द मेरे, परस्पर मिले तो ज़िंदगी कविता हो गई, ये पंक्तियाँ हैं अलका कांसरा जी की, जो चंडीगढ़ की एक जानी मानी लेखिका हैं। आज के साहित्य सृजन कार्यक्रम में हैं, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलका कांसरा जी से। अलका कांसरा जी MCM DAV कॉलेज से रिटायर्ड HOD रही हैं केमिस्ट्री से, और बहुत से इन्होंने अपने कार्यभार के दौरान बहुत से पद संभाले, जैसे कि डीन एडमिशन, डीन एनवायरनमेंट, और बहुत से कार्यभार ये अपना वहाँ कामयाबी से संभालती रही हैं। तो उसके बाद शुरू होती है इनकी दूसरी पारी रिटायरमेंट के बाद, जिसे कि अक्सर लोग बड़ी ही मायूसी के साथ बिताते हैं या बड़ी ही चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमने काम किया, सुबह से शाम हमने दफ्तर गए, आके घर संभाला, तो अब हम जब किसी कार्य से मुक्त हो गए हैं, एक तरह से हम बहुत फ्री हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, तो हमारा वक्त कैसे गुजरेगा। लेकिन अलका कांसरा जी की दूसरी पारी बेहद शानदार और धुआंधार है, मैं मानती हूँ। ऐसा मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि इनकी अब तक 3 किताबें आ चुकी हैं और अभी 2 किताबें ऐसी हैं जो प्रकाशनाधीन हैं। इसके अलावा बहुत से लेख और पत्रिकाओं में इनके आर्टिकल छपते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए हम जानेंगे इनसे ही इनके बारे में, और इनसे हम बातचीत करते हैं। और अलका कांसरा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, धन्यवाद मैम, आपने वक्त निकाला आज के लिए। तो बातचीत शुरू मैं आपके अतीत से शुरू करना चाहती हूँ। ज़रूर। कि जब आप पढ़ रहे थे और आपने कॉलेज में दाखिला लेना था, क्योंकि ये बात है आज से 50 साल पहले की। बिल्कुल। जब आपने चंडीगढ़ में ही आपने एडमिशन ली होगी, या आप कहाँ कैसे आपकी जो पढ़ाई की यात्रा शुरू हुई और फिर आप नौकरी में आए, क्योंकि 50 साल पहले औरतों के लिए कॉलेज में दाखिला लेना और फिर एक नौकरी के पद पर, एक अच्छे खासे प्रोफेसर के पद पर आना थोड़ा कठिन ज़रूर रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने उस वक्त के बारे में हमें बताएं। हाँ ज़रूर, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि उस टाइम का माहौल और इस टाइम के माहौल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। उस टाइम के ऊपर इतनी अवेयरनेस तो पेरेंट्स में आ गई थी कि लड़कियों को पढ़ाना है, पर हर पेरेंट नहीं चाहता था कि हम नौकरी करवाएं। पर फिर भी कुछ लोग करना शुरू हो गई थी, लेडीज़ रास्ता खुलना शुरू हो गया था। हालांकि लोग उनको थोड़ी अजीब नज़र से देखते थे। तो मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊँ और अपनी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं, पर फिर भी वो चाहते थे कि मेरी शादी टाइम के ऊपर हो जाए। तो मेरी 20 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी। उसी साल मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म की थी। हालांकि बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मेरे फादर को था कि नहीं, फिर शादी बहुत लेट हो जाएगी अगर मैं डॉक्टर बनूंगी। तो इस वजह से उन्होंने हमेशा इनकरेज किया कि नहीं, मैं किसी और फील्ड में जाऊँ और उसके बाद मैं प्रोफेसर बनूँ। और शायद उन्हीं की इच्छा की वजह से मैं प्रोफेसर बन पाई। MSc करते ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली MCM DAV कॉलेज में काम करने की, और उसके बाद वहीं पे इतना मन लगा कि किसी और कॉलेज का, कोई और नौकरी का या शहर का सोचा ही नहीं। साथ ही साथ शादी भी उसी साल हो गई। यानी आपने पिताजी का सपना जिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते थे और मैं भी उसमें बहुत खुश थी। एक बारी मैंने उनका धन्यवाद भी किया कि अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद 12 घंटे में 24 घंटे काम करती रहती, और अब मैं लेक्चरर हूँ तो अपनी फैमिली को भी टाइम देने की मेरे पास फुर्सत है और मैं एक क्वालिटी लाइफ जी रही हूँ।
तो जब आप कॉलेज में प्रोफेसर बन के आए, क्योंकि स्त्रियों जब आती हैं किसी पद पर स्थापित हाँ। होती हैं तो उनको वहाँ स्थापित होने के लिए बहुत बहुत संघर्ष मेहनत करना करनी पड़ता पड़ती है। है। बेशक आज हाँ। वक्त बदल गया है, शायद हाँ। इतनी ज़्यादा कठिनाइयों बिल्कुल। का सामना औरतों को नहीं करना नहीं पड़ता, लेकिन जब आप आई एक बिल्कुल। प्रोफेसर के रूप में हाँ। आई तो कॉलेज में कई तरह की चुनौतियाँ हाँ, होंगी। क्योंकि कॉलेज में जब मैंने 20 साल की एज में कॉलेज ज्वाइन किया, जी। तो उस टाइम पे इतना आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और साथ ही आपकी शादी होने वाली हो तो बहुत सी होती हैं कि आपको इन लॉज का भी देखना है, उनकी पसंद भी देखनी है, और कॉलेज में मेहनत भी करनी है। तो जब मैं पढ़ाती थी, मेरे से 4-5 साल छोटी लड़कियां मेरी स्टूडेंट होती थी, तो इसलिए उनके साथ एक बॉन्ड भी बहुत अच्छा बना और पढ़ाने में मज़ा भी बहुत आया। पर ये है कि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती थी उस टाइम के ऊपर, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो एक डिफरेंट एंगल से पढ़ते हो। जब आप पढ़ाना शुरू करते हो तो आपको महसूस होता है कि शायद आपको सब्जेक्ट आता ही नहीं था, अब फंडामेंटल्स आपके बेटर क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आपने रोज़ एक एग्ज़ाम देने जाना होता है। क्लास लेने का मतलब है आप रोज़ 105 लड़कियों की मुझे क्लास मिली थी, तो उनको रोज़ आप पढ़ाते हो, रोज़ आपके लिए एक नया चैलेंज होता है, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, और आपने उनको फेस भी करना होता है। पढ़ाते भी बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, तो उसमें सीखे भी, और शायद अच्छा ही पढ़ाया, क्योंकि तब से लेके आज इतने साल हो गए हैं। 77 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे पहले, दूसरे, तीसरे बैच से लेके लास्ट बैच तक की लड़कियाँ मेरे साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, और मेरी कविताएं पढ़ती हैं या लेख पढ़ती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कमेंट्स डालती फिर हैं। आप यकीनन बधाई की पात्र हैं। थैंक यू। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि शायद एक किस्सा भी आपकी किसी स्टूडेंट का था जिन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था आप पर। हाँ, ऐसे भी बहुत बारी होता है कि बहुत ही यादगार किस्से रह जाते हैं। जब मेरे रिटायर होने से पहले भी मुझे याद है कि एक दिन मैं क्लास ले रही थी, और बच्चे मुझे अक्सर कहते थे कि मैम हम आपसे डरते नहीं हैं, बाकी सब ठीक है। तो मैं उनको कहती थी कि मेरा काम आपको पढ़ाना है, मेरा काम आपको डराना नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने आती हूँ। और मैं बड़े फ्रेंडली वे में बच्चों को डील करती थी, और वो रिस्पेक्ट भी बड़ा करते थे। पर किसी दिन मैं उनको कहती थी कि हाँ, मेरे को अगर तुम तंग करोगे, मेरे को गुस्सा आ गया तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और साल में एक आध बार ही आता था। तो वो चांस की बात है, मैं 3rd ईयर की क्लास ले रही थी, और उस दिन बच्चों का शायद पढ़ने का मन नहीं था या क्या था, तो वो बड़ी डिस्टर्बेंस ही चल रही थी क्लास में। तो पहले 5 मिनट तो मैंने देखा, फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उनको डांटना शुरू किया, और सडनली कुछ लड़कियां, एक लड़की पहले खड़ी हुई और उसने क्लैप किया, और उस उम्र में आपको पता चल जाता है कि ये हूटिंग वाली क्लैप नहीं है, ये तारीफ वाली क्लैप है। और सारी क्लास ने खड़े होकर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दी, और मैं हंस पड़ी। मैं बोला, बच्चे मैं आपको डांट रही हूँ और आप मेरे को इस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो। और लड़कियों ने मुझे यही बोला कि मैम अगर आप ऐसा डांटोगे तो आप रोज़ डांटिए हमें इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। डांट में भी प्यार होता है। हाँ, तो मुझे ये लगा, मैंने बाहर आके अपनी कलीग्स को बोला, ज़रूर कुछ अच्छा बोल रही होंगी जो मेरे बच्चों ने इतनी तारीफ़ की मेरे डांटने के ऊपर भी। और फिर रिटायरमेंट के बाद एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, वो लड़की थी जिसने ग्लास सीलिंग ब्रेक की थी, और उसने आर्मी की फर्स्ट पैराट्रूपर कमांडर थी वो, फर्स्ट पैराट्रूपर ऑफ इंडियन आर्मी, वुमेन पैराट्रूपर थी वो। तो उसको प्रेसिडेंट का सम्मान मिला हमारे कॉलेज में। प्रेसिडेंट आए थे तो उन 5 लड़कियों को सम्मानित किया जिन्होंने इस तरह ग्लास सीलिंग तोड़ी थी, और मैं बड़ा प्राउड फील किया मैंने उस दिन की 2 लड़कियां मेरी थी। तो वो लड़की बाद में एक दिन उसका फ़ोन आता है, मैम मैं चंडीगढ़ आई हुई हूँ, आपको मिलना है। मैं बोला चलो मिल लेते हैं। हम लोग मिले, गपशप मारी, ऐसे लगा जैसे कोई पुरानी सहेली होती है। उसके बाद हम लोग अलग हो गए, और सडनली उसके बाद, क्योंकि वो आर्मी से एसोसिएटेड थी, एक दिन मुझे, मेरी एक फ्रेंड है, बुक क्लब की मेंबर हैं मिसेस मलिक, वो जनरल वीपी मलिक के वाइफ हैं, तो उनका मुझे फ़ोन आता है कि अलका हमारी आवा की मैगज़ीन में तुम्हारा आर्टिकल छपा है। और मैं बड़ी हैरान कि आर्मी की मैगज़ीन में मेरा क्या काम है। तो उन्होंने उसी टाइम फ़ोटो खींच के मुझे भेजी। तो वो लड़की थी रुचि शर्मा, और उसी ने मेरे ऊपर जो उस दिन मुलाकात की थी उसके ऊपर ही उसने जो मैंने उसको बातें बोली, उसने एक आर्टिकल बना के मेरी फोटोग्राफ के साथ उस मैगजीन में छपवा दिया। एक अच्छे गुरु की पहचान है कि बच्चों के दिलों में घर बनाना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे मैं ये मान सकती हूँ कि आपके परिवार और उसके बाद आपके ससुराल
दोनों का सहयोग रहा कि हाँ, आप इस अपने पद उनकी का और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती थी, स्पेशली ससुराल में। उनको लगता था कि घर का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, खाना खुद बनाना चाहिए। तो वो वर्किंग वुमेन होते हुए दोनों तरफ की चैलेंज को संभालना, और फिर जब बिटिया छोटी थी तो उसको भी संभालना एक चैलेंज ज़रूर होता था, पर मन में ये था कि नहीं, कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं इस तरह के चैलेंजेस तो हम औरतों को ये रूटीन है, ये हमारा कि घर और बाहर दोनों को में सामंजस्य स्थापित करना, ताकि दफ्तर का और का काम भी हम अच्छे से कर पाएं और घर भी अच्छे से संभाल पाएं, क्योंकि पति और बच्चों को समय देना भी एक गृहस्थी की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये एक आधार है गृहस्थी की सफलता का। तो आपकी जो पहली पारी तो हमने सुनी कि बहुत शानदार रही, तो दूसरी पारी क्या आपने सोची थी कि इस तरीके से आप लेखक बनेंगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। रिटायरमेंट से पहले मेरी यंगर कलीग्स बहुत बारी पूछा करती थी कि मैम आप क्या करने वाले हो, क्योंकि उनको लगता था मैं कॉलेज में इतनी कमेटीज़ में, इतने मैंने क्लब्स में काम किया था और बहुत आउट ऑफ द वे जाके मैंने काम किया था। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कॉलेज में करवाती थी मैं, नए वाले। तो उनको ये लगता था मैं करूँगी ज़रूर कुछ। तो रिटायरमेंट से 15-20 दिन पहले मैंने सोचा कि चलो मैं बैठ के लिखती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। जब मैंने लिस्ट बनाई तो कोई 15-20 चीज़ें थी जो मैं करना चाहती थी। खुद को ही बोला कि पागल हो, अब इस उम्र में, 60 की उम्र में इतनी चीज़ें तो नहीं कर पाओगी। फिर मैंने शॉर्टलिस्ट किया, 3 चीज़ें निकाली कि मैं ये करना चाहती हूँ, पर उसमें लिखने का कहीं नहीं था। वो क्या थी 3 चीज़ें? 3 चीज़ें, उनमें एक तो था कि मैं बिजनेस करना चाहती थी फूड का, फूड से रिलेटेड, क्योंकि कुकिंग भी मेरा एक पैशन रहा है। जी, आप एक शानदार कुक भी हैं। हाँ, तो मैंने वो कुकिंग का काम भी शुरू किया, सैलेड्स एक कैफ़े को सप्लाई करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, बनाई, उनकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ती है, वो एक रिसर्च की तरह ही होता था। फूड टेस्टिंग के सेशंस हुए और उसके बाद मेरा काम चल निकला। पर फिर मुझे लगा कि मेरी हेल्थ इश्यूज़, और मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि अब फ्री बर्ड होना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद घूमना फिरना, और उसमें बंदिश हो जाएगी, किस लिए करना है। तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। एंड इन बिटवीन मैं अचानक ही रिटायरमेंट से 1-2 दिन पहले से मैं लिखना शुरू हो गई, और वो लिखती चली गई। और मैं यही कहूँगी कि शायद मुझे याद आता है, एक मेरी फ्रेंड है, वो एक बारी बता रहे थे कि रामायण में एक चौपाई आती है, तुलसीदास जी ने लिखी है, और उसमें उन्होंने बोला है कि ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, जिससे वो खुश होते हैं, उसकी कलम के ऊपर वो जगह सरस्वती जी को बिठा देते हैं। तो शायद मुझे भी, मैं हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक सही टाइम के ऊपर उन्होंने मेरी कलम के ऊपर सरस्वती जी को बिठा दिया। कोई अच्छे कर्म किए होंगे और ये यात्रा लिखने की चलती जा रही है। आपकी ये बात सुनकर मुझे गेय की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हर किसी के भीतर एक गीत सोता है, वो इस बात का प्रतीक्षामान होता है कि कोई उसे जगा दे। तो मुझे लगता है कि आपके भीतर जो कविता थी, वो जो सुषुप्त अवस्था में थी, कहीं सो रही थी, और अनुकूल समय में वो प्रस्फुटित हो गई। बिल्कुल, वो बिल्कुल एक कली बनकर खिल गई है। तो आपकी जो पहली पुस्तक आई, पीढ़ियों के क्षितिज, ये नाम किसने सुझाया? और इसमें आपकी माताजी और आपकी बिटिया की कविताएं भी संग्रहित हैं। तो ये आपने कैसे सोचा? ये एक्चुअली जब मैं लिखना शुरू हुई, उसके बाद एक साल 2 साल लिखती रही और काफ़ी कविताएं इकट्ठी हो गई। तो सब मेरे फ्रेंड्स जो सुनते थे, अभिव्यक्ति से जुड़ी, तो सब लोग कहते थे कि अब तुम एक किताब पब्लिश करवा दो, और तुम्हारी काफ़ी कविताएं अच्छी हो गई हैं। तो मन में आया कि हाँ, कब किताब लिखूं। मेरे मदर भी लिखते थे, उनकी एक पुस्तक हमने पब्लिश भी करवाई थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी कविताएं लिखी हुई थी, तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा, नानी लिखती हैं तो आप उनकी कविताएं भी पब्लिश करवाओ, चाहे अपने साथ मिलके करवाओ। उनकी अभी इतनी ज़्यादा नहीं इकट्ठी हुई हैं, वो कम हो गई हैं लिखना। तो मुझे लगा, मेरे मदर उस टाइम पे 80 क्रॉस कर चुके थे, कि ये एक अच्छा आइडिया। और बिटिया ने लिखना शुरू किया था, उसने भी अभी कुछ कविताएँ ही लिखी थी। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम तीनों की एक पुस्तक बनाई जाए। बहुत अच्छा। और उसमें फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक पार्ट्स बनाने की बजाय हमें लगा कि मैंने जब कविताएं पढ़ी और एक अपनी फ्रेंड जिसने एडिट किया तो उसको पढ़वाई, तो हमें लगा कि हम कई कविताएं ऐसी हैं जो मैंने और मेरे मदर ने एक टॉपिक के ऊपर अपने अपने नज़रिए से लिखी हैं। ऐसे ही मेरी बिटिया के साथ कुछ कविताएं हैं जो हमने
एक ही नज़रिए से अलग अलग चीज़ों क्योंकि को, उम्र का पड़ाव अलग था, अलग पड़ाव था, तो एक ही चीज़ को हम डिफरेंट नज़रिए से देखते थे। और कई जगह था कि हम तीनों ने एक ही टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, जैसे मदर के बारे में लिखा हुआ है, तो मेरी बिटिया एक डिफरेंट नज़र से देखती है, मैं डिफरेंट नज़र से देखती हूँ, मेरे मदर के एक अलग नज़रिया हो जाता है। लाइफ को देखते हैं तो मेरे बिटिया का बड़ा बेफिक्रा सा अंदाज है, मेरा एक अंदाज गृहस्थी को लेके था, और मेरे मदर का अब एक डिटैचमेंट वाला ऊपर वाले से जुड़ने का यानी एक विचार उम्र के था। हर पड़ाव पर तो हमारी जो हाँ, भाव होते हैं जो वो बिल्कुल, अलग होते हैं, अलग होते हैं, शब्दों को बिल्कुल, बहुत अलग ढंग से पिरोया जाता है कि आपकी मदर बिल्कुल 80 के दशक में पहुंची हैं, पहुंची 80 तो हैं, उन्होंने हाँ, उस तरीके से कविताओं को लिखा बिल्कुल, होगा बिल्कुल, परमात्मा से जोड़ के, बिल्कुल, बिल्कुल, और आपने एक दार्शनिक चिंतन में लिया होगा, और बिटिया का एक तो हमने शुरुआती दौर ऐसे है। ही सेक्शंस बनाए कि एक सेक्शन में मेरे और मेरी बिटिया की कविताएं, एक में मेरी और मेरे मदर की कविताएं, और एक सेक्शन में हम तीनों की कविताएं। और चूंकि किताब मेरी छप रही थी तो उसके बाद एक सेक्शन था जिसमें सारी कविताएं सिर्फ मेरी थी। हम पहले आपकी कविता एक सुनना चाहते हैं। पहले शुरू में कहा कि ये सब शब्दों का खेल है, और वाकई में ये एक शब्दों का ताना बाना ही है, शब्दों की जगलरी है, जिससे हम कहानी लिख देते हैं, जिससे हम लेख लिख देते हैं या कविता लिख देते हैं। तो उन्हीं शब्दों को लेके ही मैंने एक दो छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं जो आपको सुनाती हूँ। स्वागत है। मेरी पहली कविता है दीमक बने शब्द। ये सोसाइटी में हम सब महसूस करते हैं, दीमक बने शब्द, दीमक बने शब्द, शब्द, केवल शब्द, शहद में लिपटे शब्द, प्यार पगे शब्द, शब्द, केवल शब्द, शहद में लिपटे शब्द, प्यार पगे शब्द, निजत्व से भरपूर शब्द, अपनों के कहे अपनों को ही भ्रमित करते शब्द, अपनों को कहे अपनों को ही भ्रमित करते शब्द, दीमक बन रिश्तों को भीतर तक खंगालते शब्द, दीमक बन रिश्तों को भीतर तक खंगालते शब्द। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि शब्द घाव भी है और शब्द मरहम भी है। तो अपनी खुशी, गमी और हंसी की को जब हम व्यक्त करना चाहते हैं तो हम शब्द ढूंढते हैं, और जब वो ये शब्द किसी लेखक को मिलते हैं तो वो इन्हें जब पिरोता है तो कभी वो गीत, कविता या गजल या कहानी बनती है। तो आपकी कविता बनी, तो बहुत सुंदर ऐसे कविता ही है। एक और छोटी सी कविता है उलझन, जी, जो शब्दों पे आधारित है। जी, स्वागत है। मन में उमड़ते घुमड़ते शब्द, मन में उमड़ते घुमड़ते शब्द, शब्दों में उलझा मन, शब्दों में उलझे रिश्तों के धागे, शब्दों में उलझे रिश्तों के धागे, तार तार होता मन, उलझ गए हैं शब्द, उलझ गए हैं हम, उलझ गए हैं शब्द, उलझ गए हैं हम। बहुत अच्छी बात है। इस जैसे कि दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि शब्दों की बजाय मौन को धारण करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि शब्द ही जो है जो उलझाते भी हैं और सुलझाते भी हैं, और अगर उलझन ज़्यादा उलझ जाए तो वो सुलझती भी नहीं है। तो शब्दों का प्रयोग भी बहुत सावधानी से ही करना चाहिए, लेकिन लेखक जानता है कि उसे कब शब्दों का, किस तरह के शब्दों का कैसे प्रयोग करना है। तो बहुत अच्छी आपकी कविताएं हमने सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हम कोई लेखक कहानी लिखता है, गीत, गज़ल या कविता लिखता है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तलाश में होता है, कुछ ढूंढ रहा होता है। आपने कविता लिखी, आपने कविता लिखनी शुरू करी, आप कविता में क्या ढूंढ रही हैं? ऐसे कभी कुछ ये सोच के नहीं लिखा कि मैं ढूंढ रही हूँ, पर अब जब मैं काफ़ी सारे लेख लिखने शुरू हो गई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक टॉपिक जो ढूंढती हूँ वो डिविनिटी के साथ कनेक्टेड हो, अपने आप को कैसे इवॉल्व करें और कैसे एक और अच्छा इंसान बने, इस ज़िंदगी का अर्थ क्या है। शायद मैं भी वही ढूंढ रही हूँ कविता के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, क्योंकि मेरे को लगता है मैं ये टॉपिक क्यों चुनती हूँ। कई बार अगर सोचो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मेरे मन में भी आया मैं ये क्या ढूंढ रही हूँ, तो शायद टॉपिक ही मैं उस तरह के ढूंढ रही हूँ जो मैं तलाश कर रही हूँ। तो मेरी भी तलाश यही है कि जीवन का मतलब क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने एक कविता में भी लिखा है कि शायद प्यार ही, वो मेरी इंग्लिश की कविता है, कि मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ। तो उसमें ये निकला कि मैं प्यार ही हूँ, मैं खुद भी प्यार हूँ और प्यार को ही ढूंढ रही हूँ और दुनिया में प्यार को ही बांटना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही प्यार है। इसी तरह मेरे लेखों में भी बहुत जगह ये बात झलकती है। जैसे मैंने पीछे एक लेख लिखा ब्लेसिंग्स, एक लेख लिखा डिविनिटी, तो उसमें भी यह एक फूड फिलॉसफी के ऊपर लेख लिखा,
उसमें भी मैं यही अंदर जानना लिखा है मैंने कि अगर हम अपने भीतर झांक के देखें तो सब कुछ आपको वहीं मिल जाता है, भगवान भी वहीं बैठे हैं। और आपको जीवन के मायने या आपने कैसे इवॉल्व होना है, कैसे लोगों में प्यार बांटना है, ये भी अपने अंदर झांक के ही मिलता है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते या चलो। जैसा कि कहा गया है कि है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं बिल्कुल, है। फूड फिलॉसफी की आपने बात की और फिर आपने कहा कि मैं लेख जो लिखती हूँ, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, वो भी अध्यात्म के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। लगते हैं, बिल्कुल। तो ये इसे आप कैसे देखते हैं कि उम्र का पड़ाव, या इसे आपकी एक अंदर एक, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये गीत सोता है, हाँ, ये अपने विचार, आपका व्यक्तिगत हाँ, स्वभाव है अंदर से जो इसकी तलाश में जा रहा है, कुछ या आपकी, एक मानव की ही जो एक पूरे मुंशत जाती है, बिल्कुल, कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एक सुकून है शायद वो बिल्कुल वो ढूंढता ढूंढना है, चाहता तो है। वो आपको मिला? हाँ, ज़रूर मिला। जब मैं लिखती हूँ मुझे लगता है कि लिखना एक मेडिटेशन की तरह है, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, पर मेरे को लगता है लिखना अपने आप में एक मेडिटेशन है। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो एकदम आपको विचार आता है कि इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो, तो आप लिखना शुरू हो जाते हो, नहीं तो विचार गायब हो जाता है। उस टाइम पे आपके मन में जो और चीज़ें चल रही होती हैं, मन एकदम खाली हो जाता है। और मेडिटेशन में कहते हैं कि मन को खाली कर लो, तभी आप आगे पहुंचोगे। इसमें आपका मन ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है और आप जिस विषय में लिख रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करके आप लिखते जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा भी होता है आप मेडिटेशन में बैठी हैं और वहाँ पर आपको कविता हाँ, बिल्कुल आ रही है? हाँ, एक बारी मैं मेडिटेशन, मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ, नहीं बिल्कुल होता है। एक बारी ये कोविड के दौरान का टाइम था कि खत्म होने का टाइम आ गया, तो मैं घर में रोज़ शाम को श्री श्री रविशंकर जी मेडिटेशन उस टाइम पे ऑनलाइन लाइव मेडिटेशन कराते थे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। कोशिश होती थी कि एक टाइम मैं ज़रूर करूं। शाम को फिर लोग थोड़ा सा निकलना जब शुरू हुए तो हम पार्क में मास्क लगा के सैर करने जाते थे शाम को। तो मुझे लगता था मेडिटेशन मिस हो जाएगी, तो एक दिन मैं मैंने सोचा पार्क में ही कर लेती हूँ, लोग तो हैं नहीं, शोर भी नहीं है, तो मैं बेंच के ऊपर बैठ जाती थी और मेडिटेशन करती थी। उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या बोला, जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुई मैंने एकदम से पेन निकाला अपने पर्स में से और लिखना शुरू हो गई और वो कविता बन गई। गई। तो कोविड का टाइम भी आया? बिल्कुल आया। तो कोविड के समय को आपने कैसे बिताया? वो भी एक मतलब मेडिटेशन वगैरह जब आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो और नॉलेज में जीने की कोशिश करते हो। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हैं, आप उनसे फ़ोन पे बात करो या मिलो, अनजाने में ही उनके मुंह से बड़ी नॉलेज की बातें निकल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसी नॉलेज की बातें सीखते हैं, आप उस तरह की बुक्स पढ़ते हैं और उसमें से कोई मतलब निकालते हैं, तो आप एक हमेशा खुशी की स्टेज में रहना सीख जाते हो और जो ऊपर वाला जिस हाल में रखे उसमें राज़ी रहना सीख जाते हो। मेरे फादर भी यही कहा करते थे कि अल्टीमेटली जो ज़िंदगी का निचोड़ है, वो गीता बहुत पढ़ते थे और उन्होंने कोई 17-18 ऑथर्स की इंटरप्रिटेशन गीता की पढ़ी हुई थी। तो अल्टीमेटली उनका निचोड़ यही निकला। एक दिन मुझे बैठे कहते, मुझे लगता है वेलू एक ही मतलब है, शरणागत हो जाओ, अब भगवान के साथ जुड़ जाओ, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, तो आपका अच्छा ही होता है। तो भगवान की दया से हमें कोई डिप्रेशन नहीं आई। रादर मैं उस टाइम भी फ़ोन के ऊपर बच्चों की और बड़ों की काउंसलिंग किया करती थी जो डिप्रेशन में होते थे। तो कोविड का समय भी आपका मेडिटेशन कह लीजिए, मेडिटेशन में, लिखने में, पढ़ने में, बाकी खाना बनाने में बना के रखा। बिल्कुल, ये एक सकारात्मकता जो हमारे अंदर आई या आपके अंदर हमारे अंदर एक वो पॉजिटिविटी रही जी। वो शायद इसीलिए कि हम किसी कला से जुड़े हुए हैं। तो कला का कितना महत्व रहता है किसी व्यक्तित्व को निखारने में? बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। कला कोई भी हो, चाहे लिखने की हो, पोइट्री की हो, थिएटर की हो, आप उसमें एक्टिंग कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें भी आप ऊपर वाले से कहीं जुड़ जाते हैं और तभी आप इतना अच्छा काम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो उससे आपके एक व्यक्तित्व में निखार आता है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी हो जाती है। साहित्य और समाज को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो लिखना होता है, साहित्य जो होता है, कहते हैं समाज का दर्पण होता है, और दर्पण जब बनता है तो लेखक जब लिखता है कुछ समाज के बारे में, तो उसमें सुधार कैसे आ सकता है वो भी आ जाता है। और कई बार जो लेखक है वो अपनी विजन भी देता है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसमें एक पूरा समाज, एक डायरेक्शन मिलती है बहुत अच्छे ऑथर्स के साथ। बिल्कुल। चलते चलते आप मुझे बताइए कि आपके प्रिय कवि कौन हैं? मेरे प्रिय कवि एक तरह से आजकल जो हैं, टाइम पे बदलते रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रिय पुस्तक?
प्रिय पुस्तक भी उनकी है जो गुलजार ने टैगोर की पुस्तक ट्रांसलेट की थी हिंदी कविता, बंगाली कविता से हिंदी कविता में। उसका नाम है एक कप बागबान, और एक है कविता की ट्रांसलेशन निंदिया चोर। कोई यादगार पल? यादगार पल साहित्य के साथ जुड़ा आप देखें तो यही है कि जब मैं जाती हूँ तो कई बार लोग मेरी बड़ी तारीफ़ के साथ मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि एक बहुत ही सीनियर मैं साहित्यकार हूँ, पर मैं अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही समझती हूँ क्योंकि मैं अपने बड़ों से सीख रही हूँ। कोई ऐसा विषय जिस पर आप लिखना चाहती हैं? मैं ज़्यादा प्यार और डिविनिटी के बारे में लिखना चाहती हूँ और अंदर जाना चाहती हूँ ताकि इन सब्जेक्ट्स को आम आदमी जो मेरे लेख पढ़ता है वो भी समझ पाए। और अगर आप कवि ना होती दूसरी पारी में तो क्या होती? अगर मैं कवि ना होती तो या तो मैं वही जैसे मैंने आपको पहले बताया फूड बिजनेस में होती, वही मैं आगे चलाती, या फिर मैं सोशल वर्क करती क्योंकि मैंने ओल्ड एज होम में बहुत देर काम किया, 10 साल तक सोशल वर्क करने जाती थी, तो मैं उनके साथ भी बड़ा बड़ी। और यादगार पलों में वो भी पल आते हैं क्योंकि मैं उसके संस्मरण लिख रही हूँ, पुष्पगंधा में छप रहे हैं, तो मुझे ऑल ओवर इंडिया से फ़ोन आते हैं कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी, और मैं उनको कहती हूँ नहीं ये सच्चाई है, कहानी नहीं है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आज की लड़कियों को, आज के लिखने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश दूंगी कि क्योंकि आज के बच्चे बहुत बेबाक हैं, वो हर चीज़ को खुल के बोलते हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि ठीक है आप अपने फिज़िकल रिलेशंस के बारे में बेबाक हैं, आप अपनी ड्रेसेस को लेके बेबाक हैं, आप अपनी सोच को लेके बेबाक हैं, पर अगर कुछ मीनिंगफुल चीज़ आप कन्वे करते हैं जिससे पूरी सोसाइटी को, जो आम स्त्री भी पढ़ती है स्पेशली, तो उसको एक फ़ायदा मिले और यंगर जनरेशन को डायरेक्शन मिले, उसके ऊपर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी जो आपकी आगामी पुस्तक आ रही है वो किस विषय पर आधारित है? वो भी कविताओं की है, वो छपने के लिए मैंने दे दी है, और एक पुस्तक मैं कहानियों की तैयार कर रही हूँ। पर अब 1 मिनट मुझे भी चाहिए क्योंकि तुम खुद साहित्यकार हो, लिखती हो, तो मैं चाहूँगी कि एक कविता आप भी सुनाइए छोटी सी। आपने कहा है तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ, दर्शकों को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम सुनाओगे। जैसा कि हर कवि या लेखक अपने आसपास के माहौल से बड़ा प्रभावित होता है, कभी कभी वो एक ब्लैंक में चला जाता है। पिछले दिनों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मैं कुछ पढ़ लिख नहीं पा रही थी क्योंकि मैं जिस विषय पर काम कर रही थी वो बहुत आध्यात्मिक था, और जब आप किसी आध्यात्मिक चीज़ से जुड़ते हैं तो बहुत वक्त बाद आपको यही लगता रहता है कि वाकई दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सुकून दे सके सिवाय ईश्वर के। तो उन दिनों जो मेरी कविता मैंने लिखी तो मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि बहुत दिनों से चुप चुप सी हूँ, जाने कहाँ गुम गुम सी हूँ। बहुत दिनों से चुप चुप सी हूँ, जाने कहाँ मैं गुम गुम सी हूँ। फ़ोन बंद, बातें बंद, और तो और किताबें बंद, अक्षर अक्षर बंद बंद सब, कविता पढ़ना लिखना भी बंद। बस बंद नहीं तो केवल सुनना, सुनना सुनना और सुनते रहना। उसने बोला, इसने बोला, सबने बोला, जिससे मैं कुछ सुनना चाहती थी पर उसने ही ना लब को खोला। बहुत सुंदर। सुनने की जब आदत हो जाए, धरती भी दुख अपने कहती, सबका बोझ मुझे है सहना, सबका बोझ मुझे है सहना। पेड़ कटे तो रस्ते रस्ते आदम जंगल फैल गए हैं। बहुत खूबसूरत। भीड़ भड़के में गुम है सब, किसको जाकर मैं समझाऊं। रोम रोम से रोकर उसने यहीं कहीं एक नदी बनाई। बहुत बढ़िया। नदी में मैंने एक मीन तैराई। मछली के भी कुछ अपने गम थे और मेरे गम कुछ कम कम से थे। खैर अपनी चुप से थोड़ा डर सी गई हूँ। इस चुप के चेहरे बहुत हैं। बहुत खूबसूरत। इस चुप के चेहरे बहुत हैं, हर चुप की एक अपनी कहानी। जैसे चूल्हे में लकड़ी, लकड़ी में आग, कैसी आग, तांबे सी आग। सिकती रोटी, तपती हांडी, याद में दादी चुप चुप गुम गुम। याद में दादी चुप चुप गुम गुम, ये याद ही दुश्मन, ये याद ही अपनी। फिर देखो खो गई हूँ चुप में। याद ही दुश्मन, याद ही अपनी, फिर देखो खो गई हूँ चुप में। दादी की सफ़ेद साड़ी के पल्लू में लगी गांठ हो गई। अब ना मुझको बुलाना यारो, मान मुनव्वल भी न करना यारो। कितनी सुंदर चुप है यारो, तुम भी थोड़ा होकर देखो, इस जंगल में खोकर देखो, इस जंगल में खोकर देखो। बहुत खूबसूरत।
चुप रह के तुमने जिंदगी के बहुत सुंदर मायने निकाले। धन्यवाद बहुत ही मैम। खूबसूरत। लेखक जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी लेखक है, वो शब्दों में ही अपने संसार को बिल्कुल। पिरोता है। आपसे ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। साहित्य सृजन के आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत आपका शुक्रिया बहुत बहुत सीमा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।